Students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे, रोज़ का काम रोज कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बुक से चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट। बच्चों, क्या हुआ था कि कंपनी एक्ट 2013 नया बना। 1956 जो कंपनी एक्ट पहले से विद्यमान था, एग्जिस्टिंग था, उसमें बहुत से अमेंडमेंट किए गए और उसे जुलाई 13 में जो है 2013 में एक नए एक्ट का रूप दिया गया। इस नए एक्ट के अंदर बहुत सारे सर्कुलर आए जिन्हें CBSE ने हमारे सिलेबस में डाला है। सर्कुलर नंबर 43 के अंदर हमें पढ़ना है कॉमन साइज स्टेटमेंट का एक नया फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट के हिसाब से जो है किस तरह का फॉर्मेट होगा और फिर किस तरह से हमने इसका एनालिसिस करके इस चैप्टर को सीखना है। आइए मैं शुरू करता हूँ इसको बताना। ये पूरा बोर्ड पर तो मैं नहीं बना पाया हूँ, लेकिन मैं पहले जितना मैंने बनाया है लायबिलिटी साइड तक का, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद जो है मैं एसेट का कुछ हिस्सा रह गया है वो फिर ऊपर जो है वो बनाऊँगा और पूरा आपको क्लियर कर दूँगा। प्यारे बच्चों, अब क्योंकि हम सीखने वाले हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप जानते हैं कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल बनती है नए फॉर्मेट के हिसाब से, और वर्टिकल जब बनती है तो उसका जो पहला हेड होता है वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी का क्या मतलब है? इक्विटी का मतलब है हम अपनी पूंजी को शो करना चाहते हैं, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड को शो करना चाहते हैं। लायबिलिटी दो प्रकार की होती है, नॉन करंट लायबिलिटी यानी लंबे समय के अंदर दी जाने वाली लायबिलिटी, और शॉर्ट टर्म की लायबिलिटी। मेरे बच्चों, इक्विटी शुरू होती है नंबर 1 टाइटल से, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल का पैसा आता है। शेयर कैपिटल का पैसा में इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो सकती है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकती है। क्योंकि शेयर्स जो है कंपनी के इक्विटी प्रेफरेंस दो हिस्सों में बटे हुए होते हैं। इक्विटी वाले सामान्य शेयर होते हैं, प्रेफरेंस वाले को 2 प्रेफरेंसेस होती हैं। उसके बाद जो कि लाभ होते हैं उन्हें हम रिजर्व एंड सरप्लस में लिखते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता है, बहुत सारी आइटमें आती हैं। तो धीरे धीरे जब कंपनी का चैप्टर 1 करेंगे आप उसकी फॉर्मेट, वहाँ आपने स्टडी कर लेना है कि रिजर्व एंड सरप्लस क्या है। फिलहाल शेयर होल्डर फंड के अंदर 2 आइटम आपको दी हो सकती है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अब कैपिटल क्योंकि इक्विटी है, इक्विटी के बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब अगर आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी 2 प्रकार की, नॉन करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जिन्हें 1 साल से ज़्यादा के अंदर, 1 साल से ज़्यादा के लिए हमने लिया हुआ है और 1 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड के बाद हमने उसे रिफंड करना है, देना है, लौटाना है। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का मतलब होता है लंबे समय के लिए जो हमने उधार उठाया है। जैसे कि 4 साल के लिए बैंक लोन ले लिया, तो वो 4 साल का बैंक लोन कहाँ आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा। अगर हमने डिबेंचर इशू कर दिए हैं 10 साल के लिए, 8 साल के लिए, 6 साल के लिए, तो 1 साल से ज़्यादा के लिए है, तो वो डिबेंचर की रकम जो है वो यहाँ पर आने वाली है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के। जब कंपनी किसी बाहर के सोर्स से बैंक लोन ले या फिर डिबेंचर इशू करके पैसा खर्च उठाए, ऐसे को लॉन्ग टर्म डेट बोरिंग्स जो है वो सारी इस फर्स्ट टाइटल में आती हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन ऐसे प्रोविजन जो लंबे समय तक के लिए कंपनी के सिर पे ड्यू होते हैं, जैसे कि PF कार्ड लेना, प्रोविडेंट फंड काटना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इस तरह के बहुत सारे प्रोविजन जो लॉन्ग टर्म से कंसर्न रखते हैं वो हम काउंट करते हैं। ये नॉन करंट की लायबिलिटी होगी। तीसरा कॉलम है करंट लायबिलिटी का। मेरे बच्चों, करना कैसे है वो आगे मैं प्रैक्टिकल यही शुरू करूंगा और करके भी दिखाऊंगा। अभी सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूँ, पहले इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटी, अब करंट लायबिलिटी, ताकि लायबिलिटी सेट पूरी समझ में आ जाए। करंट लायबिलिटी तीसरा हेड होता है। ये वो लायबिलिटी है जो 1 साल के अंदर कंपनी को चुकानी पड़ेगी, विदिन 1 ईयर, 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर आपको चुकानी पड़ेगी। इसमें है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, थोड़े समय के लिए लिया गया लोन, ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल में जनरली जो है बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स आते हैं। ट्रेड पेएबल के बारे में आप रेशियो चैप्टर में अच्छी तरह कर चुके हैं। अदर करंट लायबिलिटी, कोई ऐसी लायबिलिटी जो ऊपर कहने से रह गई हो, छूट गई हो, वो यहाँ पर आ सकती है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कोई भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन जैसे 1 साल के अंदर इनकम टैक्स पेएबल है, इनकम टैक्स भरते हैं, वो छोटे मोटे प्रोविजन जो भी हमने बनाए हैं 1 साल के भीतर पेएबल हैं, उनको यहाँ पर लिखा जा सकता है। ये है आपकी लायबिलिटी साइड, और इससे हमें मिलेगा टोटल लायबिलिटी। अगर हम तीनों टोटल करेंगे, अगर इनकी जगह इनकी अमाउंट भर दी जाए और टोटल किया जाए, तो जो हमें प्राप्त होगा मेरे बच्चों, वो हमें प्राप्त होगी टोटल लायबिलिटी। ठीक है, अब करते क्या है, टोटल लायबिलिटी को, क्योंकि बैलेंस शीट है, टोटल लायबिलिटी को 100 के बराबर मानते हैं। ये हमारे पास 2018 का डाटा है, ये 2019 का डाटा है। 18 के डाटा को हम प्रीवियस ईयर का डाटा भी कह सकते हैं और इसको हम करंट ईयर का डाटा भी कह सकते हैं। यहाँ जो भी हमारा टोटल आएगा, सपोज कीजिए यहाँ आ गया 5 लाख, यहाँ आ गया 10 लाख,
ये जो हमारी 18 की है, 18 की टोटल लायबिलिटी जो 5 लाख की थी, इसको हमने 100 के इक्विवेलेंट मान लेना है, और इसको हमने करंट ईयर की भी हमने 100 के इक्वल मान लेना। अब जो अलग अलग आइटम्स हैं इनकी परसेंटेज फाइंड आउट करते चले जाना है। कैसे करनी है वो प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा बेटा। यहाँ पर कॉमन से स्टेटमेंट में कॉमन चीज माननी होती है। कॉमन क्या माननी है? यहाँ की लायबिलिटी 100 के बराबर, यहाँ की लायबिलिटी भी 100 के बराबर कॉमनली ले लेनी है, फिर ये चीजें निकाल लेनी है जो आगे हमें कंक्लूजन निकालने में मदद करेगी। अब चलते हैं हम लोग एसेट साइड में। इक्विटी का जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटी जैसे ही पोर्शन पूरा होता है हम चले जाते हैं एसेट की ओर। एसेट्स दो प्रकार की होती हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। पहले हम नॉन करंट एसेट समझ लेते हैं। नॉन करंट एसेट कौन सी होती है बेटा? नॉन करंट एसेट्स हमारे पास वो एसेट्स होती हैं जिन्हें 1 साल से लंबे समय अवधि के लिए बिजनेस में यूज किया जाएगा, बिजनेस के ऑपरेशन में हमारी मदद करती हैं, जैसे कि मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी, ठीक है। इस प्रकार की सॉलिड जो प्रॉपर्टीज हैं जो बिजनेस के अंदर रहती है और प्रोडक्शन में हमारी मदद करती हैं, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा, वो सारी आपकी नॉन करंट एसेट्स में होती है, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा वो वहाँ रहती हैं। स्टॉक तो फिर भी करंट एसेट्स है, लेकिन ये जो एसेट्स हैं जो बिजनेस में प्रोडक्शन करने में काम में लाई जाएंगी, उन सबको हम नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में देते हैं। इसके अंदर मेनली आती हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स भी 2 प्रकार में डिवाइड की जा सकती हैं, जैसे टेंजिबल जिन्हें टच किया जा सके, इनटेंजिबल जिन्हें टच नहीं किया जा सकता, ठीक है, सिर्फ फील किया जा सकता है। इसका एग्जांपल देता हूँ टेंजिबल एसेट्स का। मेरे बच्चों, टेंजिबल एसेट्स होती हैं जिन्हें टच किया जा सकता है, वो होती है प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल्स। इंटेंजिबल एसेट में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इस तरह से इंटेंजिबल एसेट्स हो जाती हैं। अब ये एसेट होने, और इसमें एक चीज़ और है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आ चुकी है आज के। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को अलग से शो करते हैं, 1 साल से ज़्यादा के लिए हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से शो करते हैं मेरे बच्चों। और एक चीज़ और भी आ सकती है, अगर मैं शो करूँ वहाँ पे, तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस जो हमने किसी बाहर वाले व्यक्ति को दिए हैं या बाहर वाली संस्थाओं को दिए हैं, वो सारे आ सकते हैं। ये तो नॉन करंट आपको एसेट्स के बारे में पता चल गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ करंट एसेट के बारे में। स्टडी करना है करंट एसेट्स के बारे में। करंट एसेट्स में क्या क्या शामिल है? करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जिसे हम मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो थोड़े समय के लिए की गई है, विदिन 1 ईयर उसे बेचकर हमें मुनाफा या प्रॉफिट कमा लेना है, वो करंट इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात इसमें हो सकती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री स्टॉक है जो साल के एंड में बच सकता है, या शुरू की इन्वेंट्री है। तो इस तरह से करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या लाते हैं? बीआर, बिल्स रिसीवेबल, और डेटर्स आ जाते हैं, जो रेशो चैप्टर में आप सीख चुके हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऐसी कुछ चीज़ें, इसमें कैश शामिल है, बैंक बैलेंस शामिल है, ठीक है, और ऐसी मार्केटेबल सिक्योरिटी जिन्हें बेचकर कैश प्राप्त किया जा सकता है, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शामिल हो जाती है। और अदर करंट एसेट जो ऊपर कहीं मेंशन नहीं हो पाएंगे। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट जो टोटल लगता है वो उसी के बराबर होगा, जैसे टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट बराबर होती हैं। यहाँ अगर 5 लाख था 18 वाले ईयर में, तो यहाँ भी क्या होगा? 5 लाख। यहाँ अगर 10 लाख है 19 वाले ईयर में, तो यहाँ भी क्या होगा? 10 लाख। अब यहाँ भी कॉमन 100 माना था हमने, तो टोटल को यहाँ भी हमने 100 मानना है। अब इसकी एवज में हमने परसेंटेज निकाल दी थी लायबिलिटी इक्विटी की, और यहाँ पे मैं निकालनी है एसेट्स की, करंट एसेट्स की और नॉन करंट एसेट्स की। इस तरह से कॉमन हमने यहाँ भी 100 लिया था, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। अब इंडिविजुअल आइटम्स का जो है हमने परसेंटेज निकाल दिया कि 100 के इक्विवेलेंट वो किस रेशो में आती है।